आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़े सेंसिटिव हैं। तो आप इन साइंस को तो जानते हैं, लेफ्ट साइड पे जो है क्लैप का साइन है, कोई बात आपको बहुत अच्छी लगती है आप क्लैप कर देते हैं, कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप हैंड रेज कर देते हैं, कोई बात आपके दिल को छू जाए तो आप हार्ट का साइन बना देते हैं। एग्री डिसएग्री करने के लिए आप लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। ये जो 3 वर्ड्स इस साइड पे दिए हुए हैं ये अलार्म हैं और ये डिस्टेंस एजुकेशन में हमें सिखाए गए जब मैंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ क्वालिटी डिस्टेंस एजुकेशन को समझा। आउच का वर्ड आप चैट में तब लिखेंगे जब किसी की कही हुई बात मेरी या इस ग्रुप में से किसी की भी कही हुई बात आपको हर्ट करेगी। तो बिल्कुल जैसे आपको चोट लगती है तो आप कहते हैं ना आउच। तो अगर कोई भी चैट में आउच लिखेगा तो जो भी शख्स बोल रहा होगा वो रुक जाएगा और वो उसको सुनेगा कि आपको किस लफ्ज़ ने या किस बात ने हर्ट किया है। सो आउच इज टू शो योर ग्रीवियंस, योर हर्ट, योर पेन। वाह तब कहा जाता है जब कोई ऐसी बात किसी के मुंह से निकले या कोई ऐसी बात लिखी जाए या बोली जाए जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, आपको डायरेक्टली हर्ट ना भी कर रही हो लेकिन आपको लगे कि ये किसी भी रेस, रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी या किसी भी तरह से ये जो बात कही गई है या लिखी गई है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, तो आप वाह टाइप करेंगे और जैसे ही कोई वाह टाइप करेगा तो हम रुक जाएंगे और पहले सुनेंगे कि उसको क्या बात डिस्क्रिमिनेटरी लगी। दोनों क्लियर है? आउच आपको हर्टफुल लगी, वाह अगर आपको डिस्क्रिमिनेटरी लगी किसी के लिए भी। ऊप्स तब लिखा जाएगा जब आपने कुछ बोला या आपने कुछ लिखा, मैंने कुछ बोला या मैंने कुछ लिखा और मुझे बोलने के बाद एहसास हुआ कि मैंने गलत बोल दिया। किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया लेकिन मुझे एहसास हुआ तो मैं ऊप्स लिख दूंगी। तो उसी वक्त जो भी कोई और बात कर रहा होगा वो रुक जाएगा और सुनेगा कि आपसे क्या गलती हुई है, आप उसको कन्फेस कर लें। तो ये 3 मुझे बड़ी अच्छे सिग्नल्स लगे डिस्टेंस एजुकेशन में कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं तो ये तीनों साइंस बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसे ही कोई चैट में ये लिख देगा तो उसी वक्त इंस्ट्रक्टर का काम है कि क्लास को रोके और उससे पूछे कि क्या हुआ। अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, तो लेट्स गेट रेडी, लेट्स बी attentive to anything anyone wants to say or share। और इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए बाज़ दफ़ा मैं ख़ुद भी जज्बाती हो जाती हूँ और क्योंकि हमने इमोशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो अब हम सब एक दूसरे के इमोशंस को एक्सेप्ट भी करेंगे और उनको रियलाइज़ भी करेंगे और शेयर करने से भी नहीं घबराएंगे। टॉपिक है ह्यूमन राइट्स का। बात नहीं आ रही। बीइंग ह्यूमन, मेरा हक क्या है, किसी भी इंसान का दुनिया पे हक क्या है, और राइट्स हैं तो प्लूरल है तो हमें याद रखना है कि ये एक से ज़्यादा हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम देखने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव होगा तो वी आर बिगनिंग फ्रॉम दिस पॉइंट और मैं इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द सेशन हम फिर एक बड़े अच्छे पॉजिटिव नोट तक पहुंचेंगे। डू यू रिमेंबर एनी ऑफ दीज पिक्चर्स एंड डू यू वांट टू शेयर इन 1 or 2 सेंटेंस? क्या याद आता है आपको ये देख के? ह्यूमन राइट्स are rights we have simply because we exist as human beings। हमारा होना, हमारा एग्जिस्ट करना हमें ये राइट्स देता है। These are universal rights inherent to all of us, बगैर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, regardless of nationality, ethnicity, sex, gender, origin, color, religion, language or any other thing।
the range from the most fundamental rights of life to those that take life worth living. जो बिल्कुल बेसिक अगर हम देखें तो फूड है, शेल्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वर्क है, रिस्पेक्ट है, फ्रीडम। और ये 6-7 लफ्ज़ ही अगर हम सिर्फ उठाएं तो वी रियलाइज़ के ये क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि हर चीज़ के लिए बेस्ट ये है कि 1 मिनट के लिए अपने ऊपर लागू करके देखें कि अगर इन सब में से कोई एक चीज़ भी मेरे पास ना हो तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी। एंड वी कैन सिंपली रियलाइज़ कि अच्छा ये लिंक जो मैंने यहाँ दिया हुआ है ये मैं आपसे सिर्फ पेज एक दफ़ा शेयर करना चाहूँगी। आप इसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जस्ट टेक अ लुक। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। यस, freedom, equality, freedom from discrimination, right to life, freedom from slavery, freedom from torture, right to recognition before the law, right to equality before the law, access to justice, freedom from arbitrary detention, right to fair trial, presumption of innocence, right to privacy, freedom of movement, right to asylum, right to nationality, right to marriage and found a family, right to own property, freedom of religion and belief, freedom of expression, freedom of assembly। ये तमाम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक एक छोटा छोटा आपके सामने आइकन और नाम है। और मैं आपको ये लिंक दे दूंगी टू गो थ्रू दीज एंड देन एनालाइज द सिचुएशन अराउंड यू, अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला है राइट टू लाइफ। इस स्लाइड के ऊपर मैंने सिर्फ 3 छोटे से क्वेश्चंस लिखे हैं। व्हेन अ चाइल्ड इज कंसीव्ड, तो पहला सवाल है बेटा है या बेटी है। इफ इट इज अ गर्ल तो क्या ये अच्छा है, एंड इफ इट इज अ जेंडर न्यूट्रल बेबी बॉर्न तो फिर क्या होगा। स्टेटस ऑफ चाइल्ड राइट्स इन पाकिस्तान। Now this is another very important thing to recognize first of all कि हमने पैदाइश से लेके और फिर हम पहुँचे हैं कि चाइल्ड राइट्स क्या हैं और उनकी सिचुएशन क्या है। ये जितने भी आपको वेबसाइट्स के रेफरेंसेस नज़र आ रहे हैं और उनसे जो फिगर्स लिए गए हैं ये पिछले इस 10 माह में लिए गए हैं। पहली जो स्टडी है वो मेरा ख्याल है पाइड की है, जिसमें उन्होंने 0.55 मिलियन चिल्ड्रन रिपोर्टेड टू फेस डायरेक्ट अब्यूज़ और वायलेंस। ये 1 साल का फिगर है। 0.55 मिलियन से मुराद ये हुई 5.5 लाख। 1 साल का फिगर है जो रिपोर्टेड हैं। और हमें ये भी पता है कि डायरेक्ट अब्यूज़ और वायलेंस के केसेस तमाम रिपोर्ट नहीं होते। 60% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 14 years रेगुलरली सफ़र फिज़िकल पनिशमेंट, चाहे तो वो घर में हो, चाहे तो वो किसी इदारे में हो, चाहे वो स्कूल है या मदरसा है या जो भी है। 3.3 मिलियन चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर। ये इस साल का फिगर था यूनिसेफ की वेबसाइट पे। और ये वो उन कंडीशंस में काम कर रहा है, ये उन कंडीशंस में काम कर रहे हैं बच्चे जो किसी भी दुनिया के कानून में एक्सेप्टेबल नहीं है और पाकिस्तान के कानून में भी नहीं है। पाकिस्तान रैंक 6th ग्लोबली इन अर्ली एज मैरिजेस और 22.8 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज आर आउट ऑफ स्कूल। स्टंटिंग और वेस्टिंग और अंडरवेट के फिगर्स WHO भी बता रहा है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान के फिगर्स हैं। फिर हम आते हैं पैदाइश के बाद हमने चाइल्ड
राइट्स को देखा, फिर स्टेटस ऑफ वुमेन। इस पे जब हमने अभी बात की पैदाइश से, तो वहीं से हमें वो डिस्क्रिमिनेशन और वो डिफरेंस नज़र आना शुरू होता है। उसके बाद हमारे साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हुए हमें पता ये चला कि ये सिर्फ बिहेवियरल नहीं रहता, ये फिजियोलॉजिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इस तरह की सुपीरियॉरिटी घरों में बॉयज़ को दी जाएगी और लड़कियों को, तो फिर उनकी हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी डाइटरी तमाम चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही होंगी। बिहेवियर तो इन्फ्लुएंस हो ही रहा है। उनकी एजुकेशन के राइट्स, उनकी लिटरेसी के राइट्स, फिर हरासमेंट, वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज़। ये तमाम फिगर्स वो हैं, अगेन आई स्ट्रेस अपॉन दिस सेंटेंस, विच आर रिपोर्टेड एंड विच आर नॉट रिपोर्टेड, वो हमें पता ही नहीं है। 23% of married women have reported physical violence and 26% emotional violence and 5% sexual violence, again UN Women में जो रिपोर्ट जनरेट हुई। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में अभी तक जो एक जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल वर्कफोर्स, उसमें सिर्फ 21% ऑफ वुमेन है। बाकी अंडरपेड है या अनपेड काम कर रही है, ये नहीं है कि फारिग है। माइनॉरिटी राइट्स, मैं क्विकली इन स्लाइड्स को गुजार के फिर आपके पास वापस आती हूँ। माइनॉरिटी राइट्स पे अमेजिंगली जब मैं रिपोर्ट्स देख रही थी और ये यूनिट जब मैं लिख रही थी, तो वो जो 1 महीना मैंने गुजारा, मैं इतने स्ट्रेस में जाती थी कि मैं 2-3 दिन लिखने के बाद उसको छोड़ देती थी। क्यों? क्योंकि मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी और मैं न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और फिर मुझे इतना डिप्रेशन होता था कि मैं इसको बंद कर देती थी। तो चाइल्ड राइट, विमेन राइट एंड देन माइनॉरिटी राइट्स। आप ह्यूमन राइट्स की कोई भी पाकिस्तान की रिपोर्ट उठा लें और ये ह्यूमन राइट्स वॉच 2024 की रिपोर्ट के सिर्फ 4 हाईलाइटेड चीज़ें हैं कि अक्रॉस द कंट्री स्टीरियोटाइपिंग है, सोशल एक्सक्लूजन है, टारगेटेड परसिक्यूशन है, डायरेक्ट वायलेंस है, और वो इंडिविजुअल लेवल पे भी है, वो ग्रुप लेवल पे भी है, स्ट्रक्चरल वायलेंस है, अभी हम इन दोनों को अलग करके भी देखेंगे, और फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। और हमारे तक फोर्स्ड कन्वर्जन एक स्पेसिफिक ग्रुप की पहुंचती हैं, बाकियों की तो पहुंचती भी नहीं है। स्टेटस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो ये 2021 की मुझे रिपोर्ट मिली, उसके अलावा मुझे कोई लेटेस्ट नहीं मिली। नबीला, अगर आप मुझे दे सकें तो ज़रूर कोई रेफरेंस दीजिएगा। और उसमें अभी तक सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स आर येट बेस्ड ऑन एंशिएंट मिथोलॉजी। कोई उस बच्चे को कुदरत की तरफ से सज़ा मान रहा है, कोई कर्स मान रहा है, कोई उसकी माँ को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी चीज़ को कर रहा है, लेकिन उसको एक स्टिग्मा बना लेते हैं। एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज़ लार्जली लिमिटेड। हमारी एक PhD स्कॉलर गजाला ने रिसर्च की कि आपने स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना के समझा कि वी आर डन, बट वी आर नॉट डन। चिल्ड्रन कैन नॉट रीच टू इवन दोज इंस्टीट्यूशंस। और फिर जो रेगुलर स्कूल है उसमें मैं बहुत जगहों पे ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं ज़रूर इसलिए शेयर करती हूँ कि ये एक पॉइंट है जो आपको बताएगा कि किस कदर हम इनसेंसिटिव होते हैं और अननोइंगली होते हैं। जब मैंने एक हेडमिस्ट्रेस से पूछा एक डिस्ट्रिक्ट में कि आपके पास स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन आते हैं, तो उसने जुमला शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं है। तो मैं और मेरे साथ डॉक्टर हामिद जो मेरे कोलीग हैं मेरे डिपार्टमेंट में, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख के कुछ देर के लिए हम बोल नहीं सके कि इस खातून को अंदाज़ा नहीं है कि इसने जुमला शुरू कितना गलत किया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह की बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि इलाके में स्पेशल नीड्स बच्चे मौजूद हैं और वो किसी इंस्टीट्यूशन तक नहीं जा पा रहे। Persons with disabilities are seen sympathetically
in need of charity, instead of giving them an independent citizenship, और उनको सपोर्ट किया जाए कि वो बिल्कुल किसी भी और इंसान की तरह अपने अपने तमाम हकूक़ ले सकें। मेरा ख्याल है कि ये आखिरी स्लाइड है, एंड देन आई कम टू यू। लो पेड वर्कर्स। अब जब हम लो पेड वर्कर्स पे आते हैं तो ये अक्रॉस द बोर्ड, इसमें कोई जेंडर नहीं, कोई एक रिलीजन या एक रीजन या एक एथनिसिटी नहीं। इसमें लेबर्स, इसमें फार्मर्स, इसमें डेली वर्कर्स, इसमें डोमेस्टिक लेबर, इसमें इंडस्ट्रियल लेबर, इन सब के जो बेसिक लेबर राइट्स हैं, पाकिस्तान की रैंकिंग उन सब में आप जाके रिपोर्ट्स में देखें, यू गेट टू नो के वेयर वी स्टैंड। अब हम जहाँ आ गए हैं, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि हम इसको समझें कि ये सब स्टोरीज जो हमने शेयर की, इसकी रूट कहाँ है। बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस मॉड्यूल 2 एंड इन द नेक्स्ट मॉड्यूल इज टू अंडरस्टैंड कि हमने सोशल चेंज का हिस्सा बनना है। तो सोशल चेंज का हिस्सा बनने के लिए अभी तक जितनी बातें हमने की ना, ये बिल्कुल बीमारी के सिम्टम्स हैं, और अब हम जा रहे हैं डायग्नोसिस की तरफ कि ये बीमारी पैदा क्यों होती है। और किसी मुआशरे में तमाम ह्यूमन राइट्स के चैप्टर्स को खोलें तो हम सबके पास स्टोरीज ही स्टोरीज हैं। वाई इज़ दैट सो? और एक ऐसा मुल्क जो इतना कल्चरली रिच, ये मुल्क जो हज़ारों सालों की तहजीब लिए हुए, और जो मॉड्यूल 2 अभी आप पढ़ रहे हैं उसमें उसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ सारी शेयर की कि मुख्तलिफ इलाकों में कितना रिच कल्चर और सब कुछ है। ये जो इतनी शदीद बीमारियां हमारे सामने आए, जिसके सिम्टम्स आए, इसकी रूट्स कहाँ से निकलती हैं। हम बहुत पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस रियलिटी कि दुनिया में ये जो कॉलोनियलिज्म का फिनोमिना था, जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने मुख्तलिफ खित्तों में जाके कॉलोनीज़ बनाई, ये एक पूरा सुपीरियॉरिटी माइंडसेट का मॉडल है। और अगर मैं तमाम ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को और उसको देखूं तो मुझे ये लगता है कि the one liner is superiority mindset। किसी ने खुद को दूसरे पे फौकियत दे रखी है, किसी ने जेंडर में दे रखी है, किसी ने रिलीजन में दे रखी है, किसी ने एथनिसिटी में दे रखी है। और मैं जो कि एक उस्ताद हूं, मैंने क्लासरूम में अपने आप को बच्चों पे फौकियत दे रखी है, या मैंने एक लायक बच्चे को नालायक बच्चे पे फौकियत दे रखी है, और लायक भी उसको मैंने करार दे दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुआशरे ने पैसे वाले को ताकतवर करार दे दिया है, मैंने ज्यादा नंबर वाले को ताकतवर करार दे दिया है। मैंने मेरी एक्टिविटीज बहुत अच्छी तरह कर लेने वाले को ताकतवर करार दे दिया। तो ये जो पूरा पावर का एक पूरा फिनोमिना है, ये समझ में आता है व्हेन वी अंडरस्टैंड कॉलोनियलिज्म। हमारा खित्ता उन्हीं खित्तों में से एक है जहां कॉलोनियलिज्म ने मुकम्मल जड़ें पकड़ी। और ये एक माइंडसेट है जिसके ऊपर आप जितना लिटरेचर चाहे निकाल के पढ़ना शुरू कर दें, और आपको पता चलता जाएगा कि इट प्रूव्स दैट स्ट्रक्चर्स एंड हायरार्कीज वर्क द बेस्ट। और फिर इस सोने पे सुहागा है वो खित्ते जहां लॉन्ग टर्म डिक्टेटरशिप रहती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसा ही पावर स्ट्रक्चर, वैसे ही पावर डायनामिक्स, और लोगों को कम तर समझना, इंसानों को जेंडर की बुनियाद पे, रिलीजन की बुनियाद पे, रीजनल डिस्पैरिटीज की बुनियाद पे, तालीम की बुनियाद पे, किसी भी बुनियाद पे लोगों को कम तर समझना और कहना कि हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करो, और हम तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे। और जब वो कहता है हम तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे, तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो एक
हाउस होल्ड के अंदर तक चला जाता है। तो फिर तय पाता है कि घर में हुकूमत कौन करेगा, और जो घर में हुक्मरान होगा वो पैदा ही हुक्मरान होगा, और जो हुक्मरान पैदा नहीं होगा वो अपनी ही जेंडर में कमजोर माना जा रहा है। तुम तो मर्द ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो मर्द वाली बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो जेंडर हायरार्की, जिसको हम पैट्रियार्की तक जब पहुंचते हैं तो समझ में ये आता है कि जो पैट्रियार्की के स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरेगा वो मर्द भी कमतर हो जाएगा। ना सिर्फ ये कि औरत कमतर रहेगी, ना सिर्फ ये कि थर्ड जेंडर कमतर रहेगी, और वो जो थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ जेंडर है जिसको दुनिया स्टेटस दिए चली जा रही है, हम मानने को तैयार नहीं है, उसको तो जीने का हक नहीं है। वो जो हमारा ह्यूमन राइट्स का पहला वर्ड था ना, द राइट फॉर बीइंग अ ह्यूमन, तो वो जब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ जेंडर पे जाते हैं तो हम वो तो हम कह रहे हैं एग्जिस्ट ही नहीं करते। अभी तो हमारा एक बहुत बड़ा तबका कहता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुमने बना रखे हैं। ये तीनों चीजें जो ऊपर लिखी हुई हैं, इनको खोलिए, इनको पढ़िए, इनकी रूह को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओह, मेरे मुआशरे के साथ क्या हो गया। एंड देन कम्स रेडिकलिज्म, जो कि वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म की जड़ है। ये तय कर लेना कि मेरा बिलीफ, मेरी आइडियोलॉजी या मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक्यूरेट है, ट्रू है और सिंगल रियलिटी है, और इसके अलावा जो कुछ है वो गलत है, और मैंने उसको जाके गलत साबित करना है। और अगर मैं वो गलत साबित ना कर सकूं तो फिर मैं हथियार के जोर से साबित कर लूं, ताकत के जोर से साबित कर लूं, मैं उससे जीने का हक ही छीन लूं जो मुझे दुरुस्त नहीं मान रहा और मेरी सुपीरियरिटी को तस्लीम नहीं कर रहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, जब ये सब कुछ हो रहा होता है, जब ये ताकत के स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, तो जो सबसे कॉमन आउटपुट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस एंड देन क्लास वॉरफेयर। एक तरफ सुपीरियर पावरफुल क्लास, एक तरफ इंफीरियर ऑप्रेस्ड क्लास, और फिर एक वक्त आता है जो हम सब देख रहे हैं कि चीज़ें बॉयल होते होते इतनी बॉयल हो जाती हैं कि हम जिस कमज़ोर का साथ देने की कोशिश कर रहे होते हैं वो भी शदीद रिएक्टिव हो चुका होता है। इन तमाम चीज़ों में एज अ साइकोलॉजिस्ट जब मैं देखती हूँ, मैंने आज जब हमने बातचीत शुरू की तो हमने कहा कि हम एक क्रिमिनल को साइकोलॉजिकल इलनेस का अम्ब्रेला दे के माफ़ करने की कोशिश करते हैं। यस, दैट्स अ ह्यूज इशू टू अंडरस्टैंड। ये तमाम बातें जो ऊपर लिखी हुई हैं, ये क्या पैदा करती हैं? ये सोशियोपैथ पैदा करती हैं। सोशियोपैथ का मतलब है वो एटीट्यूड्स और वो बिहेवियर्स रखने वाला इंसान जो सोसाइटी में पीसफुली एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसको हम एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज कहते हैं या इमोशनल डिसऑर्डर कहते हैं या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। और ये सोशियोपैथ लिटरेचर बताता है कि कभी भी फ्लिप हो जाएगा साइकोपैथ में, और फिर वो वाकई साइकोलॉजिकल इलनेस के ताबे हो जाएगा। वो अपनी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स और इमोशंस और एटीट्यूड्स पे खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो सोशियोपैथ तो बेतहाशा नजर आएंगे आपको, हर घराने में मिल जाएंगे, और एक लम्हा लगता है सोशियोपैथ को साइकोपैथ बनने में। एंड द एंड रिजल्ट इज डिस्ट्रक्शन। या वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा या वो आसपास वालों के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। नोइंग ऑल दिस, लर्निंग अबाउट ऑल दिस,
हमें क्या करना है, हमें हमें इस डायग्राम में जो आपको मॉड्यूल 2 के बिल्कुल बिगिनिंग में मिली, हमें इसमें ट्रीटमेंट ढूंढना है. द पीस एजुकेटर्स, as the peace educators, are actually trying to find out कि मैं कहाँ से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी शुरू करूँ, मैं कहाँ से ये बिल्ड करना शुरू करूँ कि अच्छा ये जो इतनी बीमारी फैल चुकी है उन तमाम रीजंस की वजह से, मैंने इसको कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट देना है तो रीफॉर्म शुरू हो जाएगा. और ये रिफॉर्मिस्ट माइंडसेट है. जो पीस बिल्डर है, जो पीस बिल्डिंग करता है, वो रेवोल्यूशनिस्ट नहीं होता, वो रिफॉर्मर होता है. कि जब मैं, आप, हम सब पीस एजुकेशन में आते हैं तो बेसिकली हम एक सोशल चेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं. सोशल चेंज के लिए जो बेसिक 3 चीज़ें हैं, वहाँ से बात शुरू करते हैं, और वो है अवेयरनेस. फर्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस, जिसका हिस्सा इस वक्त हम लोग बने हुए हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम लिटरेचर से और हम दुनिया से और हम रिपोर्ट्स से और इन सब चीज़ों से अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट पीस. सेकेंड थिंग इज एक्टिविज्म. जब पाकिस्तान में विमेंस डे हो रहा होता है, या लेबर डे हो रहा होता है, या मदर्स डे हो रहा होता है, या कोई भी इंटरनेशनल डे के ऊपर एक दिन मनाया जा रहा होता है, तो लोग कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है. इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हम याद दहानी कराते हैं और हम एक्टिवेट करते हैं लोगों को थ्रू दैट कैंपेन, थ्रू दैट मीडिया, सोशल मीडिया एंड आवर ओन कैंपेन. जब हम उस दिन सड़क पे निकलते हैं और किसी के हकूक़ की बात करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं उनकी, चाहे वो मज़दूर का दिन है, या वो किसान का दिन है, या वो माँ का दिन है, या वो ख़वातीन का दिन है, या वो किसी भी ह्यूमन राइट्स डे है, ठीक है. हम उस दिन पे बेसिकली एक आउटरेजियस एक्टिविज़म करते हैं कि जिसके दिमाग में ये बात मिनिमाइज होती जा रही है, ये बात रिड्यूस होती जा रही है, उसको दोबारा जगाया जाए, उसको एक्टिवेट किया जाए कि अभी भी मूवमेंट की ज़रूरत है और अभी भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है. सो अवेयरनेस, एक्टिविज़म, एंड देन कम्स एडवोकेसी. एक्टिविज़म सोशल मीडिया से भी हो सकता है, एक्टिविज़म सड़क पे निकल के भी हो सकता है, सेमिनार वेबिनार से भी हो सकता है, डेज सेलिब्रेट करके भी हो सकता है. एडवोकेसी बाकायदा कानूनी जंग लड़ना है. ह्यूमन राइट्स में से अभी भी वो हिस्से जो आपके यहाँ कानून में एड्रेस नहीं हुए, उसके लिए एक्चुअल एडवोकेसी करना और उस पर कानून बनवाना भी और फिर उनको लागू करवाना भी, ये है एडवोकेसी. तो सोशल चेंज के इन तीनों में से किसी एक पार्ट का हम हिस्सा बन सकते हैं, which is actually the very first level and the second level as well, मैं कहूँगी, लेकिन first level is awareness. इस मॉड्यूल को अगर आपने सेकेंड मॉड्यूल को गौर से देखा हो तो हमने क्या समझने और समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अपनी रिच हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ 3-4 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखता है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ वेराइटी ऑफ लैंडस्केप्स. और जो आप अगला मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं, आप हर लैंडस्केप के साथ प्लेस बेस्ड पेडागोजी समझेंगे. वो आबादियां जो मैदानी इलाकों में, वो आबादियां जो पहाड़ी इलाकों में, वो आबादियां जो रेगिस्तानी इलाकों में, और वो आबादियां जो कोस्टल एरियाज में, इन तमाम जगहों की अपनी रिचनेस है. और जब हम दुनिया में, जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने एजुकेशन को अपने लैंडस्केप से जोड़ा है. उसमें कैसे पीस बिल्डिंग होती है, यू लव द आइडियाज.
वैरायटी ऑफ वेदर्स। पाकिस्तान में द अमेजिंग थिंग इज कि आप ज्योग्राफिकली ग्लोब के एक ऐसे खित्ते में हैं जहाँ तमाम मौसम आते हैं, और जो आपका लैंडस्केप होता है यानी आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और आपके सीजन्स होते हैं, ये दोनों मिल के आपके हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल क्राफ्ट को जन्म देते हैं। और यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमें एज एजुकेटर्स समझने के लिए, कि अगर हम अपनी लोकल क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट को इंटीग्रेट नहीं करते तो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। एक ऐसा खित्ता जहाँ मल्टीपल लैंडस्केप है और मल्टीपल क्लाइमेट और वेदर है, वहाँ पर लोकल क्राफ्ट भी उतना ही रिच है, विच इज मार्केटेबल टू द होल ग्लोब। वाई टू द होल ग्लोब? क्योंकि हमारे पास सारे मौसम हैं। वाई टू द होल ग्लोब? क्योंकि हमारे पास ज़मीन के मुख्तलिफ लैंडस्केप्स मौजूद हैं और रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो इसका मतलब है, एंड वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जब हम लोकल कम्युनिटीज़ को, उन बच्चों को, उनके घरानों को इनेबल कर देते हैं, हम उनको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी देते हैं, यानी वो अपने मसले हल करना शुरू कर देंगे, और हम उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के तरीके भी सिखा देते हैं कि ये लो, इसके ऊपर ट्रेड बिल्ड करो। तो ये पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज कर देता है खुद ही। इफ वी वैल्यू द लोकल लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज अ होल स्ट्रक्चर ऑफ कल्चरल डिस्कोर्स, इंडिजिनस नॉलेज, अगर हम उसको वैल्यू करना शुरू करेंगे तो अगेन वी हैव अ ह्यूज ट्रेजर दैट वी आर मिसिंग आउट। आपको मैंने थीम्स दिए पोस्टर्स के लिए, और वो थीम्स इसलिए दिए कि मॉड्यूल 2 के एंड तक मैं चाहती हूं कि आप चूज जरूर करें कि हाँ, मेरे दिल के करीब है इनमें से ये थीम। अगर किसी को ओवरऑल पीस का थीम भी बिल्ड करना है, आप पोस्टर बना चुके हैं, फेयर इनफ। आपने पीस बिल्डिंग पे ही बना दिया, फेयर इनफ। आपने स्पेशल नीड्स पे बना दिया, आपने एनवायरनमेंट पे बना दिया, फेयर इनफ। अगले मॉड्यूल में जाने तक थिंक मोर डीपली एंड थिंक अबाउट इट। इसमें से एक या दो से ज़्यादा कौन से थीम्स आपके दिल के बहुत करीब हैं, and you begin to raise awareness through what? Music, visuals, colors, sounds and words. So not simply words. हमारी मेटाकॉग्निशन हमें बताती है कि to raise awareness and to activate a human cognition, it is very important कि हमने जो भी मैसेज कन्वे करना है उसको प्लेन टेक्स्ट से निकाल के कुछ आगे बढ़ाया जाए। इनमें से कोई भी मीडिया यूज़ करें, मल्टीपल मीडिया यूज़ करें, और मल्टीपल मीडिया कंटेंट डेवलप करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि 21st सेंचुरी में जो अगली जनरेशन है उसकी लैंग्वेज बदल रही है विथ द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। उसकी लैंग्वेज में ये तमाम एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में मल्टीपल मीडिया कंटेंट की डिवाइस आ गई है। सो वी ऑल्सो नीड टू बिगिन द अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म कैंपेन्स यूजिंग ऑल ऑफ दीज। मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स और क्वेश्चंस लेती हूँ। ये कुछ वर्ड्स हैं, आपने पिछले और अभी वाले मॉड्यूल में बहुत सारे लफ्ज़ सुने हैं, समझे हैं। जब आप कैंपेन करें, जब आप एक्टिविज्म करें, जब आप अवेयरनेस कैंपेन करें, तो इन तमाम लफ्ज़ों को आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल में चलते रहना चाहिए।